हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि राइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज नाउ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या है कि जलवायु के परिवर्तन के खिलाफ अधिकार अब से जीवन और समानता के अधिकार का हिस्सा होगा। चलिए जानते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये किस परिप्रेक्ष्य में अपना डिसीजन दिया है। क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेजर फ्लोरोगन के संरक्षण के मामले की सुनवाई के दौरान ये फैसला लिया गया था। इसमें क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल 2024 को पहली बार जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मान्यता देते हुए कहा है कि यह जीवन और समानता के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे संविधान में निहित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्या है कि हमारे राजस्थान, गुजरात और हमारे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। अब इन क्या है कि इनके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है, इनकी जो संख्या में है बहुत ही तेज़ी से डाउनफॉल देखा जा रहा है। और इसमें क्या है कि ये जो पक्षी है, ये जब अपन फ्लाई करते हैं यानी आसमान में उड़ते हैं, तो ये जो हमारी हाई टेंशन लाइंस वगैरह होती हैं, ये इनसे डायरेक्ट टकरा जाते हैं और ये अपने जीवन को खो देते हैं। अब क्या है कि कोर्ट ने पहले अब से इससे पहले एक डिसीजन दिया था 2021 में कि ये जो हाई टेंशन लाइंस जो बिछाई जाती है, इनको या तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इनको या तो अंडरग्राउंड करें या फिर इस तरीके से जो लाइंस में क्या है कि नोटेशन वगैरह लगाए, जिससे क्या है कि पक्षी अगर दूर से उड़ता हुआ आ रहा है तो ये दूर से ही देखकर अपने जो पाथ है उसको डाइवर्ट कर जाए और इनके जीवन को खतरा होने से बच जाए। लेकिन फिर भी क्या है कि ये जो भी कार्य किए गए थे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा ये कोई पर्याप्त कार्य नहीं थे। अब क्या है कि अपने फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो हाई टेंशन लाइंस हैं, ये सभी को अंडरग्राउंड कर दिया जाए। लेकिन क्या है कि अंडरग्राउंड करने हाई टेंशन रेंज का अभी हमारे पास इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जिससे कि हम अपनी हाई टेंशन लाइंस को अंडरग्राउंड डिज़ाइन कर दें। अब क्या है कि मुख्य न्यायाधीश की जो पीठ है, उन्होंने क्या है कि 2021 में जो एक डिसीजन दिया था कि जो भी हमारी जो हाई टेंशन लाइंस है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, इनको अंडरग्राउंड बिछा दिया जाए या फिर कुछ इस तरीके से नोटेशन लाइंस पे लगा दिए जाएं, जिससे कि क्या है कि पक्षी जो भी उड़ के आएगा ये अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाए, जिससे कि इनको कोई खतरा ना हो पाए। अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जवाब दाखिल किया गया था कि अभी हमारे पास इतना हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम इतनी हाई टेंशन लाइंस को हम अंडरग्राउंड बिछाई जा सके। लेकिन क्या है कि हम इस तरीके के नोटिशन वगैरह ज़रूर कोट कर देंगे अपनी हाई टेंशन लाइन पे, जिससे क्या है कि ये जो पक्षी हैं ये अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाएंगे और ये अपने जीवन को आराम से बचा पाएंगे। लेकिन ये भी जो नोटेशन वगैरह जो भी हम इसमें कोट करते हैं अपने हाई टेंशन लाइन्स पे, ये भी पर्याप्त मात्रा में इसको सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। अब क्या है कि कोर्ट ने अपने ही पूर्व फैसले के प्रतिबंध को हटाते हुए कहा है कि इतने बड़े क्षेत्र में भूमिगत जो बिजली पारेषण केबल है अनुमति देना, जिसमें क्या है कि हमारे पवन और सौर ऊर्जा जो कि सोलर एनर्जी जैसी स्वच्छ ऊर्जा की भी अविश्वसनीय क्षमता है। क्या है कि राजस्थान जो और गुजरात जो कि तटीय क्षेत्र हैं हमारे समुद्र के, गुजरात का बहुत ही ज़्यादा, और क्या है कि जो राजस्थान है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म क्षेत्र है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती है। अब क्या है कि दोनों ही एरियाज़ में एक में क्या है कि हमारी विंड एनर्जी की बहुत ज़्यादा, राजस्थान में क्या है कि हमारे सोलर एनर्जी को गेन करने की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। अगर हम इन दोनों एरियाज़ में अगर हम जो हाई टेंशन जो लाइंस हैं इनको अगर हम इन हाई टेंशन लाइंस को अंडरग्राउंड वगैरह या फिर इस तरीके के जो डिसीजन दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हमारे जो स्वच्छ एनर्जी जो गेन करने की जो कैपेसिटी है उसको हम कहीं ना कहीं गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे कि हमारी जो जलवायु के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक कार्य हैं वो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे जो भी प्रयास हैं उनमें बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे भारतीय मौलिक अधिकारों और जैसे जीवन का अधिकार और समानता और ऊर्जा तक पहुंच आदि को खतरा होगा। हमारी संसद द्वारा इससे पहले भी हमारी संसद में बहुत से अधिनियम पारित किए गए हैं, जैसे कि संसद ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया था। इसमें क्या है कि वन्य जीव को संरक्षण करने के लिए यह अधिनियम था। और जल अधिनियम 1974, मतलब कि जल में जो भी हमारे नदियाँ वगैरह है इनको प्रदूषित करने से रोकथाम करने के लिए भी एक अधिनियम बनाया गया था। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए भी एक अधिनियम 1981 को पारित किया गया था।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, इन सभी नियमों को पारित किया गया। और हाल ही में 2022 में केंद्र सरकार द्वारा एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना प्रदान की गई थी। इसमें क्या है, कार्बन क्रेडिट जो ट्रेडिंग योजना है, इसमें क्या है कि हमारी जितनी भी कंपनियां हैं उनको कार्बन क्रेडिट एक कूपन की तरह दिया जाता था, जिससे कि क्या है कि कंपनियों को एक लिमिट दी जाती है कि आप इतने लिमिट तक ही एक ईयर में या फिर मंथली वाइज या फिर एक लिमिट टाइम शॉर्ट टाइम पीरियड के दौरान तुम इतना ही कार्बन को क्रेडिट कर सकते हो। अगर किसी भी कंपनी द्वारा उस लिमिट से ज़्यादा भी अगर कार्बन का उत्सर्जन किया गया है तो उस पर कुछ फाइनेंशियल बर्डन दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। इससे क्या है कि कंपनी क्या करती हैं, कुछ कंपनियां तो एक लिमिट से जो ज़्यादा अपना कार्बन लिमिट को पार कर जाती हैं, तो वो दूसरी कंपनियों से उस कार्बन लिमिट को, जो भी अपनी लिमिट को पार नहीं कर पाती हैं, वो कम लिमिट में कार्बन जो उत्सर्जन करती हैं, तो वो कार्बन क्रेडिट को दूसरी कंपनियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देकर उन कार्बन क्रेडिट को अपने पास खरीद लेती हैं। जिससे क्या है कि कार्बन को जो उत्सर्जन होता है, जैसे कि और भी बहुत सारी जो भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको उत्सर्जन को रोकथाम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और सरकार ने कुछ वर्षों में, लास्ट में कुछ वर्षों में, जैसे कि बहुत से ऐसे मिशन चलाए जो कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन आदि बहुत से ऐसे मिशन हैं जो कि भारत को हरित एनर्जी को गेन करने में हेल्प करेंगे। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रतिकूल प्रभावों को पहचानने और इनसे निपटने के लिए कोशिश करने के लिए सरकारी नीतियों और नियमों और विनियमों के बावजूद भारत में जलवायु परिवर्तन संबंधित चिंताओं को कोई एकल या व्यापक कानून नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में हम देखते हैं कि जो 48A में प्रावधान है कि हम क्या है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए तथा देश के वनों और जीवन की रक्षा करने के लिए प्रयास करेगा। और आर्टिकल 51A के खंड G में भी कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीव और अपने आसपास के जितना भी प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा और सुधार करने का उनका मौलिक कर्तव्य होगा। और जीवित जितने भी प्राणियां हैं उनको उनके प्रति दया का भाव रखना होगा। हालांकि संविधान में यह न्याय संगत प्रावधान नहीं है, लेकिन ये एक संकेत है कि संविधान प्राकृतिक दुनिया के महत्व को भी समझता है। आर्टिकल 21 क्या करता है कि हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को एक मान्यता देता है। और क्या है कि अनुच्छेद जो हमारा 14 है, आर्टिकल 14 है, वो कहता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। लेकिन अगर इसमें क्या है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ हम क्या कह सकते हैं कि ना तो हमें कोई भी जीवन जीने का एक जो स्वतंत्रता है, जो कि स्वच्छ जलवायु जो कि हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है, वो नहीं मिल पाएगी, और सभी को समान इन्वायरमेंट में रहने की जो भी महत्वपूर्ण स्रोत है वो नहीं मिल पाएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 को डायरेक्टली हार्म करेगा। इससे पहले भी हम कह सकते हैं कि जैसे बहुत से केसेस हैं, जैसे कि SC मेहता बनाम कमलनाथ 2000 में क्या है कि न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 48A और 51A को क्या कहते हैं कि एक अनुच्छेद 21 के प्रकाश में लाई जानी चाहिए। तो अब इससे क्या है कि हमारा जो हमारा कंक्लूजन निकलता है, इससे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के बुनियादी तत्वों अथवा वायु, जल और मिट्टी जो कि जीवन के लिए आवश्यक है, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो संविधान के 21 के तहत जीवन के लिए खतरनाक होगी। वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य 1995 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों के में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता दी। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि सरकार और नगर पालिकाओं के लिए न केवल उचित पर्यावरण सुनिश्चित करना बल्कि उसकी सुरक्षा करना संवैधानिक अनिवार्यता है, बल्कि मानव निर्मित प्राकृतिक पर्यावरण दोनों को बढ़ावा देने और सुरक्षा और सुधार करने के लिए पर्याप्त उपाय करना भी अनिवार्य कर्तव्य होगा। तो इससे क्या है कि एक शॉर्ट जो कंक्लूजन निकलता है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा जलवायु परिवर्तन से होने वाली तबाही साल दर साल बढ़ती जा रही है, तो इसे एक अलग अधिकार के रूप में व्यक्त करना आवश्यक हो जाता है। अब जिससे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन जो कि अब हमारा संवैधानिक रूप लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।